नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कल ही देश में जो एआई समिट है वो कंक्लूड हुआ है। 21 फरवरी को ये खत्म हो गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि आगे आने वाला समय जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही होने वाला है और हम इसमें पीछे नहीं रहना चाहते। वैसे तो अगर आप देखोगे तो ये समिट में और भी काफ़ी कुछ भारत अच्छे से कर सकता था। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, जैसे मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया स्टार्टिंग में, उसके बाद आपने देखा होगा कि शर्ट निकालना, बहुत कुछ हो रहा था। हम उसके ऊपर फोकस ना करके यहाँ पर जो समिट हुआ है इसका फाइनल कंक्लूजन क्या रहा, कितने देशों ने ये जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है वो साइन किया, कितना इन्वेस्टमेंट आया। आप देख सकते हो खबर, 86 नेशंस, 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साइन एआई इंपैक्ट समिट डिक्लेरेशन। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि ये डिक्लेरेशन है क्या, इसमें क्या कहा गया है और कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, किधर आ रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027 या 28 की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। आपको यूज करना है बस ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एआई इंपैक्ट समिट था क्या। देखिए, दिल्ली में जो है ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, और ये हुआ बेसिकली 16 तारीख से 21 तारीख के बीच में। ध्यान रखिएगा, ये 4th इन द सीरीज ऑफ इंटरनेशनल एआई समिट था, क्योंकि अभी तक जितने भी एआई समिट हुए थे दुनिया में वो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज में आपको देखने को मिलेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज में आप कह सकते हैं। जैसे कि 2023 में हुआ था एआई सेफ्टी समिट इन यूके, फिर इसके अलावा 2024 में एआई सियोल समिट कोरिया में, और इसके अलावा फ्रांस में पेरिस में आप देख सकते हो एआई एक्शन समिट। तो पहली बार डेवलपिंग कंट्री में ये वर्ल्ड लेवल का ये एआई समिट हुआ, और इसमें यहाँ पर गवर्नमेंट के लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स, रिसर्चर्स, सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो सभी ने पार्टिसिपेट किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको लेकर फाइनल डिक्लेरेशन क्या हुआ है, क्योंकि कोई भी समिट वगैरह होता है तो उसमें एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि यहाँ पर इन देशों ने जो है ये डिक्लेरेशन साइन किया। क्योंकि दिल्ली में हो रहा था तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, तो यहां पर आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि 86 कंट्रीज और 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने ये डिक्लेरेशन को साइन किया है। ध्यान रखिएगा, ये डिक्लेरेशन नॉन बाइंडिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि जिन देशों ने साइन कर दिया वो उसको मानेंगे ही मानेंगे, ऐसा नहीं है। बेसिकली यहां पर आप चीजों को अडॉप्ट करते हो, आप कहते हो, आप कमिट करते हो कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बाइंडिंग होगा आपके ऊपर। और ये जो डिक्लेरेशन है एआई में, बेसिकली ये टेक्नोलॉजी को लेकर सिर्फ नहीं है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एआई को इंक्लूसिव चीज़ों में ले जाना चाहिए, ग्लोबल डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें पूरे दुनिया को फायदा होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को लेकर बातचीत करी गई है। तो क्वेश्चन यही आता है कि जो डिक्लेरेशन है उसमें क्या बोला गया है। देखो यहाँ पर अभी तो क्या है कि पूरा फुल जो टेक्स्ट है डिक्लेरेशन का वो चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह के आधार पर चीज़ें आई हैं उसमें सबसे पहला है ह्यूमन सेंट्रिक विजन। ये जो डिक्लेरेशन है वो एम्फसाइज करता है कि ह्यूमन सेंट्रिक फिलॉसफी को लेकर, कि एआई जो है वो ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि वो ह्यूमन से टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे चला गया, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली भारत उसको इस तरह से रखता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मतलब वेलफेयर एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। इसका मतलब एआई को हमें ऐसे डेवलप करना है कि वो लोगों को फायदा पहुंचाए, नॉट जस्ट फ्यू कंपनीज। ये एक पहला चीज भारत ने रखा है इस डिक्लेरेशन में। दूसरा यहां पर है शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेशन। क्या है कि यहां पर जितने भी देश हैं वो एआई के इंपैक्ट को समझे, क्योंकि इस समिट का नाम क्या था, एआई इंपैक्ट समिट। तो इसका जो इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। यहां पर इससे बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज भी है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारा खतरा भी है। तो बेसिकली जितने भी दुनिया में गवर्नमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको कोलैबोरेट करना पड़ेगा ताकि जो भी इससे खतरा है हम उससे निपट सकें। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे यहां पर आप देखोगे तो इस डिक्लेरेशन में 7 पिलर फ्रेमवर्क की बात कही गई है, जिसको चक्रास कहा जाता है, जिसमें एक तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट हो गया, जैसे एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग, क्योंकि एआई को अगर हमें आगे ले जाना है तो इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा इक्विटेबल की देखो बहुत ज्यादा फोकस किया है भारत ने। भारत ये चाहता है कि यहां पर बस कुछ जो सिलेक्टेड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वही इसका फायदा ना उठाएं। यहां पर जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एआई टूल्स है, कनेक्टिविटी है, वो हर एक देश को अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो अफ्रीका का छोटा से छोटा देश ही क्यों ना हो। फिर इसके अलावा ट्रस्ट एंड सेफ्टी,
यहाँ पर हमें एक ऐसा रोबस्ट एआई सिस्टम बनाना होगा जो सिक्योर हो, रिलायबल हो, ट्रांसपेरेंट हो। फिर इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंसी की बात कही गई है। जैसे मान लो एआई में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, अगर आप कोयले से बना इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करोगे तो अगेन ये सस्टेनेबल नहीं है, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। तो उसके ऊपर हमें फोकस करना है, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। साइंटिफिक कोलैबोरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बोला गया है। और छठा है यहाँ पर डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन, मतलब एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ओपन सोर्स टूल होना चाहिए ताकि हर कोई उसको एक्सेस कर सके एआई को। फिर इसके अलावा ग्रोथ विथ सोशल गुड, मतलब वी हैव टू एंश्योर कि जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा एआई का वो ह्यूमन वेलफेयर और इंक्लूजन के साथ अलाइंड हो। तो ये 7 चक्रास की यहाँ पर बात कही गई है। फिर इसका प्रैक्टिकल मैकेनिज्म भी सेटअप किया गया है। बेसिकली भारत ने ये कहा है कि एक ग्लोबल एआई इंपैक्ट कॉमन होगा। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पर दुनिया में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एआई से, उसको उस प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा और हम सब कोई उससे सीख सकेंगे। जैसे मान लो अगर भारत में किसी राज्य में किसी गांव में कोई बहुत अच्छा काम करता है एआई को लेकर, तो वो उस प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा और पूरी दुनिया उसको सीख सकेगी। कहीं मान लो ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, कोरिया में, बांग्लादेश में, कहीं पर भी वो एक प्लेटफॉर्म बनेगा बेसिकली ग्लोबल एआई इंपैक्ट कॉमन नाम से, जहां पर हम दुनिया में इन सारी चीजों को समझ सकेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो डिक्लेरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला है ब्रॉडर इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन। अगर आप देखोगे तो इसमें जो हमने डिक्लेरेशन साइन किया है, यहां पर बहुत सारे देशों ने, यूएस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, ऑलमोस्ट हर एक कंट्री जो है जो इसमें इंटरेस्टेड है उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया है, जो कि एक वाइडर, अभी तक इतना ज़्यादा वाइडर पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था। फिर इसके अलावा ये ग्लोबल डायलॉग इंक्लूसिव होना चाहिए, उसको रीइंफोर्स करता है। मतलब पहले जितने भी समिट हुए थे उसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हीं को लेकर चर्चा हो रही थी कि वो अपने आप को लेकर, फ्यू कंट्रीज जो है, फ्यू कंपनीज कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन भारत का यहाँ पर पूरा फोकस रहा है कि जो ग्लोबल साउथ है, भारत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये जितने भी जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनको भी फायदा पहुंचे, इस पे फोकस रहा है भारत का। फिर इसके अलावा यहाँ पर इस समिट में जो फ्यूचर में एजेंडा होगा एआई पॉलिसी को लेकर वो भी सेट किया गया है। और इसके साथ साथ भारत ने ये भी दिखाया है कि देखो, हम सिर्फ एक मार्केट नहीं है, हम एआई के मामले में एक लीडिंग वॉइस बनना चाहते हैं। तो दैट इज वाई ये जो डिक्लेरेशन था इतना इंपॉर्टेंट था। अब हम आते हैं कि इस डिक्लेरेशन के दौरान कितना इन्वेस्टमेंट कमिट किया गया। आप देख सकते हो $250 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जो कमिटमेंट किया गया इस पूरे समिट के दौरान, ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट करने वाली है, ऐसा नहीं है कि यूएस की सरकार कह रही है कि हम $50 बिलियन भारत में निवेश करेंगे या फिर कोई और गवर्नमेंट कह रही है। नहीं, इसमें बेसिकली आप देखोगे जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ग्लोबल टेक फर्म हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, उन्होंने कमिटमेंट किया है $250 बिलियन का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा कमिटमेंट एक्चुअली पहले अडानी जी की तरफ से आया। अडानी जो ग्रुप है, उन्होंने कहा कि $100 बिलियन का हम निवेश करेंगे भारत में। फिर उसके बाद रिलायंस के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी साहब, उन्होंने कह दिया हम $110 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पर रिलायंस $110 बिलियन कह रहा है, अडानी कह रहा है $100 बिलियन, माइक्रोसॉफ्ट ने भी कमिट किया है, गूगल ने कमिट किया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर $250 बिलियन से ज्यादा का कमिटमेंट आया है। अब कमिटमेंट का ये मतलब नहीं है कि इन्होंने कह दिया है तो ऐसा होगा ही होगा, मतलब ये कह रहे हैं कि हम इतना करेंगे। अब हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है इससे कम हो सकता है कि ये लोग करें ही ना। ठीक है, कई बार ऐसी चीजें होती हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये जो कमिटमेंट किया गया वो किस चीज में निवेश करेंगे। देखो, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है भारत के लिए इन्वेस्टमेंट, वो है डेटा सेंटर। क्या है कि अगर आपको एआई में आगे निकलना है तो पहले तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ना, वो मैसिव डेटा सेंटर होना चाहिए, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज फॉर बिग डेटा। और ये इसीलिए हो जाता है क्योंकि जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उसमें कंप्यूटिंग पावर चाहिए, डेटा स्टोरेज चाहिए। तो इसके लिए आपको डेटा सेंटर होना बहुत जरूरी है। और ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी हम फॉरेन कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हम चाहते हैं कि हमारी डेटा सॉवरेनिटी बनी रहे, साइबर सिक्योरिटी हो। और आपने देखा भी होगा, अभी जो बजट आया था, निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया इस महीने 1 फरवरी को, उसमें यहां पर हमने टैक्स की छूट दे दी है। मतलब 2047 तक यहां पर जो भी फॉरेन कंपनीज जो हैं निवेश करना चाहेंगी, उनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, उस पर पूरी छूट होगी। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अच्छा, इसके अलावा यहां पर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में भी निवेश किया जाएगा। बेसिकली एआई ट्रेनिंग में आपको बहुत चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जीपीयू क्लस्टर चाहिए, एडवांस प्रोसेसर चाहिए, पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम चाहिए। तो भारत का एम है कि यहां पर हम शेयर्ड एआई कंप्यूट
प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट करें, साथ ही साथ एक्सेस टू स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स हो, डिपेंडेंसी यूएस और चाइना के जो जायंट्स हैं उस पर कम हो। फिर इसके अलावा सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो एआई जो है वो एडवांस चिप पर रन करता है। इन्वेस्टमेंट यहां पर आप देख सकते हो, फैब्रिकेशन प्लांट्स, असेंबली और टेस्टिंग यूनिट हो गया, पैकेजिंग फैसिलिटीज हो गया, ये सारी चीजों में जो है इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है। भारत अगर आप देखोगे अभी ज्यादातर सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है, एआई सॉवरेनिटी में आपको चिप की सॉवरेनिटी चाहिए, तो ये सारी चीजें नहीं हो पाई हैं। तो इस पे भारत फोकस कर रहा है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट हो। और डिजिटल कनेक्टिविटी, देखो क्या है ना, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है कि बस आपने डेटा सेंटर बना दिया उससे चल जाएगा, आपको उसको डिप्लॉय करना है। तो इसमें आपको फाइबर एक्सपेंशन, 5G 6G बैकबोन इंटीग्रेशन, एआई रेडी टेलीकॉम सिस्टम, ये सारी चीजें भी चाहिए। तो ये जो कमिटमेंट किया गया इन सारी चीजों में हुआ है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं कि $20 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट किया गया है जो डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं ना, जैसे कि जो स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं, एआई हेल्थ केयर, एआई एग्रीकल्चर, फिनटेक, रोबोटिक्स, डिफेंस एआई, मल्टीलिंगुअल एआई। तो मतलब इसकी वजह से यहां पर भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो भी काफी मजबूत हो सकेगा। तो ये सब कुछ है दोस्तों। और भारत का पोजीशन क्या है ये समझिए। ये जो हम समिट वगैरह की बात कर रहे हैं, कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी करंट में भारत का पोजीशन क्या है? देखो, अगर हम यूएस की बात करें तो वो एआई मॉडल्स में जो है, जो फाउंडेशनल एआई मॉडल्स होते हैं उसमें लीड कर रहा है। चाइना की बात करें तो वो मैसिव स्केल पर एआई का डिप्लॉयमेंट कर रहा है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वो रेगुलेशन में आगे निकल रहा है कि एआई को हमें कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना है, उसको रेगुलेट कैसे करना है। अब जहां तक भारत की स्ट्रैटेजी है तो हम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनना चाहते हैं, ग्लोबल साउथ एआई का एक्सेस बनना चाहते हैं। मतलब जैसे मान लो साउथ अफ्रीका की बात करें, ब्राजील की बात करें, जितने भी कंट्रीज हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर जिनके पास नहीं है, तो भारत इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यहां सेटअप करेगा। डेटा का स्टोरेज हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं वो बाकी देश भी भारत से फायदा उठा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है कि यूएस भी इसमें कोशिश कर रहा है कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बने, ट्रम्प भी लगे हुए हैं उसको करने में, लेकिन भारत चाहता है कि नहीं, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। और भारत ने अगर ऐसा कर दिया तो कहीं ना कहीं यूएस को इस मामले में पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि यहां पर हमारे पास चीप लेबर सप्लाई है, लैंड अवेलेबल है, बहुत कुछ है जिससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कम से कम एआई में आगे निकल सकते हैं। इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट भी बड़ा होगा। आप सोचिए ना, इसका बेनिफिट जैसे मैसिव जॉब क्रिएशन होगा डेटा इंजीनियर्स के लिए, चिप इंजीनियर्स हो गए, एआई रिसर्चर्स हो गए, क्लाउड स्पेशलिस्ट हो गए, एफडीआई इनफ्लो काफ़ी बढ़ेगा, जो रूपी है वो भी स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि अगर हम टेक एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर्स आएंगे भारत के पास। और अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों की वजह से रियल इस्टेट सेक्टर कह लीजिए, पावर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब के ऊपर बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। लेकिन हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, खतरा भी है। सबसे पहला है आपका इन्वेस्टमेंट वर्सेस एक्चुअल एग्जीक्यूशन। मैंने आपको बताया ना, $250 बिलियन कमिट किया गया है। अभी ऐसा तो है नहीं कि सभी ये करने ही वाले हैं, तो ये इंश्योर करना पड़ेगा सरकार को कि क्या ये लोग करते हैं कि नहीं इन्वेस्टमेंट। फिर पावर का कंजम्पशन, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, तो सरकार को रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पर फोकस करना है। और टैलेंट गैप भी है। देखो, भारत में इंजीनियर्स तो हर गली मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, हमने भर भर के इंजीनियर्स बना दिए हैं, लेकिन वो जो इंजीनियर्स हैं, क्या आपको लगता है कि एडवांस्ड एआई चिप डिजाइन में उनके पास टैलेंट है? नहीं है। तो वहां पर स्किल की जो रिक्वायरमेंट है वो सरकार को फोकस करनी होगी। देखते हैं इसको लेकर अल्टीमेटली होता क्या, बट आई होप कि ये जो भारत में एआई समिट हुआ, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, फाइनली क्या हो रहा है वो मैंने आपको बताया। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, प्रतिज्ञा बैच जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।